बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ्रेंच एम्बेसी की तरफ से फ्रांस के किसी इंस्टीट्यूशन में फ्रेंच स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिलता है। और ये अपॉर्चुनिटी किसी को बाय लक नहीं मिलती। इसके पीछे होता है काफ़ी हार्डवर्क जो किसी ने किया है, और वो भी एक सही दिशा में। और इस अपॉर्चुनिटी को जिसने ग्रैब किया था अपने हार्डवर्क के थ्रू, उनका नाम है मिस चारू राय मोंगा, जो आज के हमारे इस सेशन की स्पेशल गेस्ट हैं। एज ऑफ नाउ मिस चारू एक कंपनी में एज अ फ्रेंच ट्रांसलेशन स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रही हैं, जहाँ पर उनका जो मेन काम है वो है मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल्स को फ्रेंच टू इंग्लिश या इंग्लिश टू फ्रेंच में ट्रांसलेट करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, मिस चारू ने कई मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ फ्रेंच ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर के रूप में भी काम किया हुआ है। सबसे अच्छी बात जो मुझे मिस चारू की लगी वो ये थी कि उन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया इस सेशन का पार्ट बनने के लिए, क्योंकि वो लोगों को अवेयर करना चाहती थी, स्पेशली स्टूडेंट्स को, कि इंजीनियरिंग एमबीए के अलावा भी कई और भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस टाइम पे हमारी कंट्री में, जिन्हें करने के बाद आप अपना एक सक्सेसफुल करियर को बिल्ड कर सकते हैं। तो बाकी सेशंस की तरह ये सेशन भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो इस सेशन को पूरा ज़रूर देखना। हेलो चारू मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो करंट वर्क प्रोफाइल है वो क्या है? अभी मैं एक फ्रेंच ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर रही हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जो कि जिसके हेडक्वार्टर्स यूएस में है एंड ओके उसका एक ऑफिस बैंगलोर में है, एक मैसूर में है। सो जी। मैं बैंगलोर ऑफिस में पोस्टेड हूँ एज अ फ्रेंच ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर। और इट्स फार्मास्यूटिकल फर्म, एक ओके। फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये। हम्म। तो ओके, हाँ जी। तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है हाँ जी। एंड यहाँ पर आप एक फ्रेंच ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर के रूप में वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली इट्स अ फार्मास्यूटिकल फर्म, बट हम इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं मेडिसिन की, ड्रग्स की। जी। तो जो कि विदेशों में बनती हैं। और हम्म। दुकान पे जाने से पहले अगर उसे खरीदना होता है तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल की जाती हैं। किसी भी मेडिसिन को जब हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि उसको लेने के बाद कौन से एडवर्स इवेंट्स होते हैं मेडिसिन के। तो उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है वो मेडिसिन लेने के बाद, तो उसके ऊपर वो फर्दर कंपनी को इन्फॉर्म किया जाता है जो कि वो मेडिसिन बनाती है। फिर वो ओके। जो मेडिसिन बनाती है वो हम क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमें आता है उसका काम, तो हम उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे कि अगर किसी दवाई को खाने के बाद कोई एडवर्स इवेंट, कोई इफेक्ट, कोई सर दर्द होता आता है किसी दवाई को खाने के बाद, कुछ दवाई को खाने के बाद होती वो दवाई किसी चीज की है पर प्रॉब्लम किसी और शरीर के अंग को हो जाती है, तो उस चीज के लिए वो क्लिनिकल ट्रायल्स आवश्यक हैं, तो वो काम हम करते हैं। तो उसमें मेरा रोल एज अ फ्रेंच ट्रांसलेटर है। तो मैम क्या आप क्लाइंट से जो बात करते हैं तो क्या आप फ्रेंच में ही उनसे कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट से? यस, हमारे क्लाइंट्स ज्यादातर फिजिशियंस, डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट्स भी ओके। होते हैं और ओके। फार्मासिस्ट भी होते हैं। ओके, तो तो हम आप उनसे फ्रेंच में ही बात करते हैं। जी जी, तो आई थिंक कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आते होंगे तो आप उनको ट्रांसलेशन करते होंगे, उनका डॉक्यूमेंट्स है उनको आप ट्रांसलेट करते हैं। अगर कम्युनिकेशन करना है तो आपको इंटरप्रिटेशन उनके साथ में करना पड़ता है, राइट? या बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है आपको, राइट? बिल्कुल। कुछ डॉक्यूमेंट्स ओके। आते हैं जो कि फॉर्म्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो लेटर्स होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो रिपोर्ट्स होती हैं। वो अगर इंग्लिश में होती हैं तो उसे हम फ्रेंच में करते हैं, अगर फ्रेंच में होती हैं तो इंग्लिश में करते हैं। एज अ जी मिडल पर्सन हम इधर के लोगों को भी हेल्प करते हैं और उधर के लोगों को भी हेल्प करते हैं। मैम, तो आप डॉक्टर्स के साथ भी कम्युनिकेट करती हैं फ्रेंच में? यस, मैं डॉक्टर्स के साथ भी कम्युनिकेट करती हूँ फ्रेंच में। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसे मान लो अगर हम फॉरेन की बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि आप डॉक्टर से भी फ्रेंच में ही कम्युनिकेट करते हैं, तो ये वो दे ऑलवेज आस्क वन थिंग कि वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इंग्लिश बोलनी भी आती है, तो स्टिल वो मतलब अपनी ही नेटिव लैंग्वेज में ही क्यों आपसे कम्युनिकेट करते हैं? मतलब वो इंग्लिश में आपसे बात क्यों नहीं करते?
बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं हमारे इस दुनिया में जो कि अपनी भाषा से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, या फिर वो अपनी भाषा से ही कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसी से ही बिजनेस करते हैं, उसी से ही बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। और अगर हमें अपने बिजनेस को आगे लेके जाना होता है या फिर हमें उसमें सक्सेस पाना होता है, तो हमें उनकी ही भाषा में उनके साथ बात कम्युनिकेट करनी करना होता पड़ती है। है। हाँ, कम्युनिकेट करना पड़ता है, और इस हम्म। कम्युनिकेशन वर्क को हम ज्यादातर इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। बिकॉज अगर हमें कुछ नहीं मालूम होता तो हम इधर के डॉक्टर्स की बात, उधर के डॉक्टर्स की बात आपस में डिस्कस कराते हैं एज एन बाय प्लेइंग द रोल ऑफ इंटरप्रेटर। ओके, एंड आई थिंक दे आर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। वो अपनी लैंग्वेज पे काफी प्राउड करते हैं, हम्म। राइट? अगर हम देखें जितने भी देशों के जो भी प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, जब भी वो हमारी कंट्री में आते हैं तो वो हमेशा अपनी ही भाषा में बात करना पसंद करते हैं। इवन हमारे हाँ। प्रधानमंत्री जी ने भी कई जगह जाके हिंदी में ही भाषण दिए हैं, और हम्म। बेशक उनके साथ में एक इंटरप्रेटर जाता है, राइट? हम्म। हमें इट्स अ बहुत गुड गर्व थिंग। होना चाहिए, हमें या बहुत गर्व होना चाहिए अपने प्रधानमंत्री जी पे, जो हर कंट्री में जहां भी जाते हैं अपने ही भाषा का प्रयोग करते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे इंटरप्रेटर्स वो रोल प्ले करते हैं, जिससे हम अपनी भाषा उनकी भाषा की तरफ पहुंचाते हैं, उनको समझ आने के लिए हम उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं, और उनकी जी। भाषा अपने प्रधानमंत्री जी से शेयर करते हैं, और उनकी भाषा अपने देश के वासियों को भी बताते हैं। और आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका भी है अपनी भाषा को भी प्रमोट करने के लिए विदेश में, क्योंकि जैसे यस। विदेशी भाषाएं हमारे यहाँ काफी अभी प्रचलित है, काफी सारे लोग सीख रहे हैं। ऐसे ही हम हिंदी को भी काफी प्रमोट कर सकते हैं अदर कंट्रीज में, ताकि वहाँ के लोग भी इन्फ्लुएंस हो और वो सीखें और उनके कंट्री में भी कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, राइट? जैसे कि हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं, वैसे ही हमारी हिंदी भाषा भी बाहर के देशों के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज एक है। फॉरेन लैंग्वेज है, राइट? करेक्ट। यस। यस। हम आपकी जो ओवरऑल एक जर्नी रही है एज अ ट्रांसलेटर, वो काफी इंटरेस्टिंग रही। आपने कई सारी कंपनीज में काम किया, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट जॉब, जो आपने एज अ फॉरेन लैंग्वेज असिस्टेंट के रूप में किया था इन पेरिस। तो जरा उसके बारे में बताइए कि हाउ डिड यू गेट दैट जॉब, और कैसे वो सफर शुरू हुआ आपकी पहली जॉब से? आई डिड माई मास्टर्स। मैंने अपना मास्टर्स किया है फ्रेंच में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। जी। और मुझे स्कॉलरशिप मिला है, जिससे मिला था जिस 2007-8 में मिला था। तो उस स्कॉलरशिप के दौरान मुझे इंग्लिश असिस्टेंटशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया था, जिसके मुझे फ्रेंच गवर्नमेंट ने एज एन असिस्टेंटशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट करने के बाद एज रोल ऑफ लैंग्वेज टीचर मुझे एक हाई स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक जॉब दिया गया था, जो कि मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि इंडिया से सेलेक्ट होने के बाद एक फॉरेन कंट्री में जाके मैंने उनके देशवासियों को पढ़ाया। पढ़ाया, राइट। उनकी भाषा मैंने प्रयोग की, यूज की फ्रेंच, पर मैंने उन्हें इंग्लिश पढ़ाया एज अ बाइलैंग्युअल assistant. I was playing a role. I was speaking in French. I was making them understand, उनको understand करा रही थी इंग्लिश में, और पढ़ाती भी थी, समझाती थी फ्रेंच में, ताकि उनको समझ आ सके। हम्म। तो वो एक जिंदगी का बहुत बड़ा मौका था जो मैंने पाया, और मुझे गर्व है इस चीज के लिए। और थैंक्स टू माय पेरेंट्स, माय फैमिली हु सपोर्टेड मी, एंड माय टीचर्स, बिकॉज ऑफ देम, जिनकी वजह से मैं वो मौका पा सकी। तो उस दौरान बहुत एक अच्छा समय गुजरा पेरिस में, जहाँ पे मैंने उन्हीं के लोगों से बात करनी सीखी, उन्हीं के लोगों से चर्चा करी उन्हीं की भाषा में। इतना मुझे किताबों में नजर नहीं आया जितना मुझे बोल के नजर आया। कई जी। चीजें हम पढ़ के किताबों से याद करते हैं, कई चीजें हमें प्रैक्टिकली ज्यादा एक्सपीरियंस दी जाती हैं। तो राइट। वो एक जर्नी ऐसी थी मेरी जिंदगी की, जिससे मैंने अपने करियर की शुरुआत करी। एंड उस जर्नी में मैंने जो फ्रेंच का एक्सेंट, जो स्किल्स पाए, वो शायद मैं कहीं और ना पा पाती। फ्रांस में राइट। उन्हीं की नेटिव कंट्री में जाके मैंने पाए। तो वो मेरा पहला सफर था जिंदगी का, शुरू किया जब मैंने अपनी करियर का। तो बहुत अच्छा था वो। मैम, इतनी यंग एज में आप पेरिस गए, तो उस समय आपका क्या एक्सपीरियंस था? मतलब क्या आपके अंदर एक डर भी था कि नहीं, मैं फर्स्ट टाइम एक फॉरेन कंट्री में जा रही हूँ इतनी यंग एज में, वो भी उनको पढ़ाने के लिए? तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आपका एक्सपीरियंस क्या था उस समय?
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, डर भी लगा था। बड़ी छोटी मिडिल क्लास फैमिली से थी मैं, बहुत डर लगा था कि जाएँगे तो कैसे होगा, कैसे खर्चा मैनेज करेंगे, कैसे होगा? बट मैंने उस जर्नी में ना सिर्फ पढ़ाया, मैंने कुछ ट्रांसलेशंस भी करी, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करे वहाँ पे। जी। मैंने कोचिंग्स भी दी, प्राइवेट कोचिंग्स भी दी। मैंने हम्म। स्कूल में जाके भी दी और पर्सनल कोचिंग भी, लोगों के घर जाके भी उनको, फ्रेंच लोगों को पढ़ाया मैंने। तो उनके जो पर्सनल बात करना उनसे, उनके लोकल लैंग्वेज में बात करना और जो उनकी लोकल लैंग्वेज सीखना, वो मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा रहा। मैं एज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एज़ अ ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर, बिकॉज़ सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लोकल पता होती हैं, तो हम उससे कैसे हम यूज़ करते हैं अपनी भाषा में, तो वो जी। उनके लोकल लोगों के साथ रह के मैंने सीखा। जी। एंड मैम, अगर हम बात करें कि जैसे आपने फ्रेंच लोगों के साथ में काफ़ी समय बिताया, तो अगर आप फ्रेंच लोगों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि वो किस टाइप के लोग हैं और क्या उनके कल्चर के बारे में क्या बताना चाहेंगी? फ्रेंच लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, और हम, वो अपनी भाषा से बहुत ज़्यादा अटैच हैं फ्रेंच से, चाहे उन्हें इंग्लिश, हिंदी समझ भी आती हो, तो पर अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। उन्हें जी। अपनी भाषा पे गर्व है। राइट। और फ्रेंच लोग हम लोगों को बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि हम उन लोगों से बात करते हैं उनकी भाषा में। और सबसे ज़्यादा जो फ्रेंच लोगों की चीज़ मुझे अच्छी लगी कि उनकी बेकरी आइटम्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। वहाँ पे क्रेप राइट। बहुत यूज़ होता है, तो क्रेपो शोकोला बोला जाता है। बागेट जी। ब्रेड बहुत यूज़ होती है वहाँ पे, जी। जी। तो जो हमें हमारी रोटी से रिप्लेस की जाती है, रोटी राइस से रिप्लेस की जाती है, वो वहाँ की बागेट है। तो मैंने वहाँ का अ, वो भी एक क्विज़ीन को भी मैंने ट्राई किया, जो कि बहुत अच्छी थी। एंड मैम, पेरिस जाने का तो बहुत लोगों का सपना होता है। हर हुँ। कोई हर लाइफ में एक बार पेरिस ज़रूर जाना चाहता है। तो पेरिस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? पेरिस एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर शहर है। मैं चाहूँगी कि हर कोई जाए, एक बार ज़रूर देख के आए। राइट। और जितना उसे पैदल घूम के और साइकिल चला के मज़ा आएगा, उतना कार या बस में या ट्राम में नहीं राइट। जाके मज़ा आएगा। एब्सोल्युटली। तो इट्स सच अ सिटी, आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, बहुत अच्छी सिटी है और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत कई नई चीज़ें हैं जो हमारे देश में नहीं है, तो वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। ग्रेट। तो यानी कि आपकी जो करियर की शुरुआत हुई वो हुई एज़ अ टीचर के रूप में, राइट? वो भी इन पेरिस। दैट्स ग्रेट। जी, देन एज़ अ सेकंड जॉब यू वर्क्ड एज़ अ फ्रेंच टेक सपोर्ट एसोसिएट इन क्वर्क सॉफ्टवेयर, राइट? या क्वार्क या तो सॉफ्टवेयर। हुँ। आपकी वहाँ पे क्या जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जॉब प्रोफाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? इंडिया वापस आने के बाद मुझे पहले तो लगा कि शायद इंडिया हुँ। में मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बट हुँ। मुझे हुँ। लगा कि एक फ्रांसी है, बट आई वाज़ रॉन्ग, क्योंकि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ सकते हैं। इट इज़ जस्ट हमारी राइट। आँखों को देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या ढूँढना है, तो तुम्हें करेक्ट। मिल जाए। तो मुझे अपॉर्च्युनिटी क्वार्क ने दी, क्वार्क सॉफ्टवेयर मोहाली में। तो वहाँ पे हुँ। मैंने एज़ अ टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट मैंने जॉब जॉइन करा, जिसमें मैंने टोटल फ्रेंच लोगों से मैंने चैट किया, ईमेल किया, उन्हीं की लैंग्वेज में। राइट। क्वार्क सॉफ्टवेयर जो कि कई कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो जितने भी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ थे, मैंने स्विट्ज़रलैंड का ऑफ़िस उनका उस टाइम रिसेशन में आ गया था, तो वो बंद हो गया था। इस कारण उन्होंने अपनी सर्विसेज़ इंडिया से शुरू करी थी, एंड आई वाज़ द वन हू स्टार्टेड फर्स्ट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम क्वार्क फॉर द फ्रेंच सपोर्ट, एंड इन व्हिच एज़ आई सेड कि मैंने उसमें चैट, ईमेल के थ्रू फ्रेंच लोगों से बात करी, और मैंने उनके जो सॉल्यूशंस होते थे सॉफ्टवेयर के, क्रैश होने के, और जो सॉल्यूशंस होते थे, जो कि एक सॉफ्टवेयर को खरीदने के बाद एक कस्टमर के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मैंने इन लोगों को बताए, इन लोगों ने उनको उसके सॉल्यूशन दे। वहाँ भी मेरा एक रोल ट्रांसलेटर कम फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट और इंटरप्रेटर रहा। तो वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी और वहाँ पर आपने फर्स्ट टाइम एज़ अ ट्रांसलेटर के रूप में काम किया, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, दैट्स ग्रेट। उसके बाद आपने एज़ अ सीनियर फ्रेंच कंटेंट कंटेंट एनालिस्ट के रूप में काम किया नेक्स्ट टेक सॉफ्टवेयर में। हाँ जी, मुझे लगा कि चंडीगढ़ बहुत अपॉर्च्युनिटी चंडीगढ़ में मैंने ले ली थी, तो मैं भी थोड़ा इंडिया में आगे जाना चाहती थी, देखना चाहती थी दिल्ली साइड क्या है, तो मुझे एक हुँ। अपॉर्च्युनिटी अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी ने दी एज़ अ फ्रेंच सीनियर फ्रेंच कंटेंट
स्पेशलिस्ट देर, तो मैंने वहां पे जो कि एक ऑनलाइन कंपनी थी, उसमें जो कि हम किसी चीज को खरीदना या बेचना ऑनलाइन किया जाता है, तो वहां पे फ्रांस के लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग अपना सामान बेचते थे, खरीदते थे। आजकल तो जैसे बहुत कॉमन हो गया है, उन दिनों में इतना कॉमन नहीं था जी ई जी। शॉपिंग। तो राइट। वो चीज मैंने हैंडल करी उनकी, और गूगल पे की कॉपी राइटिंग करी मैंने फ्रेंच वर्ड्स की। तो कीवर्ड्स मैंने डाले, तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली थोड़ी देर के लिए, एक्सप्लोर किया मैंने नेक्स्ट टैग में। Okay, that's great. उसके बाद you also worked as a senior translator in like and the Dutch engineering and aerospace services. Yes, I worked. I again got back to my city, Chandigarh, back at Mohali. I got the opportunity with the India Dutch Engineering and Aerospace Services. It's a sister concern company of IDS Infotech Limited. So there, I got the opportunity to work as a senior French translator, and उसमें मैंने एक नई चीज एक्सप्लोर करी, जिसकी मैंने रफाल एयरक्राफ्ट को के जो जी जी। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल्स थे, वो मैंने ट्रांसलेट करे इंग्लिश टू फ्रेंच, फ्रेंच टू इंग्लिश, एंड I used to work with the French company people there based in Paris, and also I used to work with various aerospace engineers and experts, technicians, and it was a very good time. I got the opportunity कि एक टेक्निकल चीज में कैसे फ्रेंच का यूज किया जाता है। राइट, और वो भी राफेल जो फ्लाइट फाइटर प्लेन जो अभी हमारे Fighting. इंडिया के पास आ चुका है फ्रॉम फ्रांस, हाँ जी, राइट? हाँ दैट्स जी। ग्रेट। ओके, एंड आफ्टर दैट यू आल्सो लाइक यू वर अ फ्रेंच ट्रांसलेटर इन टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड। उसके बाद मुझे टाटा ग्रुप ने, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर ग्रुप ने एक चांस दिया टू वर्क एज अ फ्रेंच ट्रांसलेटर देयर, एंड उसमें मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, जिससे बिजली बनता है, पानी से बनती है, स्टीम जी से जी। बनती है, तो उसमें मैंने कई तरह की इंजीनियरिंग के डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करे। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईटी डॉक्यूमेंट्स, ये जो कि एक पावर किए जाते हैं। तो उन सब डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जो उनका प्रोजेक्ट था वो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में बेस्ड था, तो उनके जी। सब डॉक्यूमेंट्स जो भी आते थे इंग्लिश में, फ्रेंच में आते थे, तो उसको इंग्लिश में करके दिया, और इधर के डॉक्यूमेंट्स वहां पे मैंने इंग्लिश टू फ्रेंच करके भेजे। तो वी यूज्ड टू वर्क विद द फ्रेंच पीपल आल्सो। आई गॉट, मुझे ट्रेनिंग मिला, 8-10 फ्रेंच लोग थे जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग भी दी कि इस चीज को कैसे करना है। ओके, सो जैसे आपने बताया कि आपने कई सारे इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट किया, तो जैसे आपने पहले भी पता कि आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ में जुड़े हुए हो, तो इस हर हाँ फील्ड की एक अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, हाँ जी, राइट? तो उसको भी बिल्कुल आपको सही, कहीं ना कहीं सीखना पड़ा होगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। जो कि एक ट्रांसलेटर का रोल होता है, ट्रांसलेटर का रोल, आई थिंक सबको लगता है ट्रांसलेशन ही तो है, कुछ नहीं है। जी। बट अगर आप एक चीज ट्रांसलेट करते हो, आप हिंदी टू इंग्लिश करते हो, शायद आप कर राइट। लेते हो, बिकॉज आप दोनों भाषा का यूज करते हो शुरू से। हम्म। जब आप इसे किसी फॉरेन लैंग्वेज से अटैच करते हो, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, पोर्टुगीज, एनी लैंग्वेज, तो आप उस भाषा में उस चीज को कैसे यूज करेंगे कि वहां के लोग आपको अंडरस्टैंड कर जाएं। दैट इज द करेक्ट। रोल ऑफ अ ट्रांसलेटर। इट्स जस्ट लाइक अ राइट। मिरर रोल। इफ यू आर if you are looking like as it is in the mirror, it's a role of a mirror, then it is fine. करेक्ट। Even a single word is wrong, a whole document can be wrong. So for that राइट। हमें काफी रिसर्च करना पड़ता है, काफी कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ता है। जब हम डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करते हैं, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट हमें पता होना चाहिए, वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। उसके रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, जिस भी फील्ड में मैं काम करूंगी, मुझे उनकी मदद की जरूरत पड़ती है, तभी मैं उस चीज को एक राइट। फाइनल शेप दे पाती हूँ, एक करेक्ट। डॉक्यूमेंट। हाँ जी, यानी कि आपको भी काफी कुछ सर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है किसी भी हाँ फील्ड में जाने से पहले, क्योंकि हाँ जी, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रांसलेशन मीन्स इट्स वेरी इजी, कि अगर मुझे एक लैंग्वेज में मेरी कमांड हो गई है तो मैं इजीली ट्रांसलेट कर सकता हूँ, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। आपको यस। उससे भी ज्यादा काफी कुछ करना पड़ता है। इट डिपेंड्स कि आप किस इंडस्ट्री में जाने वाले हो, राइट? कौन सी इंडस्ट्री है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, अगर राइट। यही मैं सर्च नहीं करूंगी तो मैं ट्रांसलेटर ही क्या कहलाऊंगी। Correct. Absolutely. Okay, ma'am. After that, you also worked as an assistant manager
French and French translator and interpreter in like Angelique International Limited. हाँ, इसके बाद मुझे एक चांस मिला एक एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी विच इज बेस्ड इन नोएडा, तो मुझे वहाँ पे चांस मिला कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने का, और उसमें भी मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, सबस्टेशंस, पावर प्लांट्स, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स, अगेन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर माय डोमेन्स। उसको मैंने ट्रांसलेट किया। मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, बहुत ट्रेनिंग्स भी ली, बहुत अच्छा रहा वहाँ का जर्नी भी मेरा। तो उसमें भी मुझे एज एन इंटरप्रेटर मैंने रोल किया। काफी मैंने एम्बेसडर्स जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, जो जब भी वो आते थे तो मैं उनसे बात करती थी, उनकी बात इनको बताती थी, इनकी बात उनको बताती थी, तो ये रोल प्ले करती थी। तो यहाँ मुझे चांस अच्छा मिला, बहुत अच्छा टाइम निकाला इस कंपनी में। तो मैम आपने एज अ ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर के रूप में ही कई सारी कंपनीज में काम किया है, तो अगर कोई एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर बनना चाहता है तो आप उसे क्या एडवाइस करेंगे दैट हाउ टू बिकम अ गुड ट्रांसलेटर? गुड क्वेश्चन। हम लोगों का जनरली जब हम एक लैंग्वेज को पढ़ते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट होने की बहुत जरूरत है। उस लैंग्वेज को सीखना, हर एंगल से सीखना, मतलब ना सिर्फ ABCD उस लैंग्वेज की, उस लैंग्वेज का यूजेज कैसे होता है, किताबें पढ़ना, ऑनलाइन मैगजीन्स पढ़ना, ऑनलाइन न्यूज पढ़ना। आप न्यूज पढ़ते हो, कई डोमेन्स के बारे में जानते हो, बहुत अच्छी आपको नॉलेज होती है। तो आई मीन थॉरो नॉलेज होने के लिए आपको लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है, लैंग्वेज में इंटरेस्ट शो करना पड़ता है। जो आपका क्वेश्चन है कि भी कैसे बनना चाहिए, तो वो ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने काम में, अपने रोल में, कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट आएगा, कुछ भी आएगा लिखा हुआ, आप शुरू करेंगे उसे ट्रांसलेट करना। आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो आप वो रहने दीजिए, फिर तो वो गूगल ट्रांसलेटर ही कर देगा। आई थिंक तो आप भी ट्रांसलेटर बन सकते हो, कोई भी बन सकता है। हाँ, अगर आप किसी प्रोफेशनल ट्रांसलेटर के पास जाएंगे, सर्टिफाइड ट्रांसलेटर के पास जाएंगे, वो उसको पढ़ेगा, उसे रिसर्च करेगा, उस डोमेन के बारे में थोड़ा नॉलेज कैच करेगा वो क्या है, तो उसको शुरू करेगा, फिर उनको इस तरह से जोड़ेगा कि जब आप उसको पढ़ोगे तो जो है, आप हिंदी में पढ़िए, फ्रेंच में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, उसका मीनिंग एक ही होगा। तो इसीलिए जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स करते हैं, जैसे जैसे आप नई नई चीजें पढ़ते हैं, उसको लैंग्वेज नेवर एंड्स, यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग। तो इसीलिए आप वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है आपका। इसीलिए बस इतना ही बोलूंगी कि जितना आप इंटरेस्ट शो करेंगे लैंग्वेज में, जितना आप उसे लर्न करेंगे, इसको लर्न भी नहीं करना होता, समझना होता है। आप हिंदी कितना आप लर्न करते हो, आप इंग्लिश कितना लर्न करते हो, करेक्ट, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, it just आपको उसको comes with the प्रैक्टिस flow, करना है। right? Similarly, French, my language, which I learned as a foreign language, इसको धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े करा, मेरे को भी किसी ने नहीं सिखाया था, कोई मेरे साथ नहीं बैठा होता था। कोई अगर लाइन लिखनी होती है, हमें क्लाइंट के पास जानी है, तो डेट मीन्स अगर कई बार आप फेलियर्स भी होंगे इस चीज में, तो आपको इस चीज में घबराना नहीं है। फेलियर हो गया, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि गलती हो गई। आप अगर किसी क्लाइंट को बोलोगे मुझे समझ नहीं आया, मैं इसको दोबारा जानना चाहती हूँ, आई थिंक मेरे करियर में तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे साथ कभी मिस्टेक हुआ हो और मैंने अपॉलॉजी किया और मुझे उसका रिजल्ट ये मिला हो कि नो वी विल नॉट। दे एवरी टाइम रादर अप्रिशिएट, ओके शी एक्सेप्टेड, लेट अस गिव हर अ चांस फॉर द अनदर डॉक्यूमेंट। सो इट हैपेंस, द मोर एंड मोर यू डू द वर्क, द मोर एंड मोर यू लर्न। इट्स लाइक दैट। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने यही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का कि सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं उस लैंग्वेज में, क्योंकि जब इंटरेस्ट होता है तो आप खुद से और पढ़ते हो और उसमें प्रैक्टिस करते हो, उसमें और मास्टर्स अचीव करने की कोशिश करते हो कि नहीं आई वांट टू बिकम अ मास्टर ऑफ दिस लैंग्वेज। तो सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस, कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस चले जा रहे हो। राइट, बिल्कुल सही बात है। ओके मैम, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अब आते चले जा रहे हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेट है, तो उनका एक क्वेश्चन ये भी होता है कि एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए फ्यूचर क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज अगर देखा जाए, कहीं ये जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं या AI आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या इसकी वजह से लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की जो कहीं ऐसा तो नहीं जॉब चली जाएगी उन लोगों की, या उन पर इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? ऐसा है कि जो लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको बोला इंटरेस्ट है, आपने पूछा डॉक्यूमेंट्स, अब आजकल ऑनलाइन टूल्स भी बहुत हैं।
जी। अब टूल्स भी बहुत हैं, टूल्स को यूज भी करना आना चाहिए। अब टूल्स यूज राइट। भी हम कर लेंगे, जब तक आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं होगी, टूल नहीं उसमें प्रिंट करेगा कोई चीज, करेक्ट। आपको ही प्रिंट करनी है। राइट। आपको जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कैट टूल्स का, कंप्यूटर एडेड टूल्स, जिसमें क्या होता है कि वो हमारी जितनी बार हम ट्रांसलेट करते हैं वो हमारी मेमोरी को सेव करता जाता है एज अ इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस। तो वो हमें काफी मदद करते हैं। जैसे अभी डॉक्यूमेंट्स कुछ हजार 100 वर्ड्स के नहीं रहते, कई कई लाख वर्ड्स के आते हैं। तो उसको राइट। याद करने के लिए मैं एक एक वर्ड याद नहीं कर सकूंगी, मैंने कल क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ा था, वो सिर्फ कैट टूल्स रिमेम्बर करते हैं। तो उसमें हमें कंप्यूटर एडिट टूल्स का बहुत हेल्प मिलता है। तो आजकल क्या है कि जैसे जैसे साइंस इज ग्रोइंग एंड आईटी इज ग्रोइंग, in fact IT is helping in every field, it's not only single field, IT is helping in our field also, of French translators or German translators, Spanish translators। तो हमें वो जो टूल्स होते हैं हमें मदद करते हैं हमारी जो मेमोरी जितना हमने ट्रांसलेट किया उसको सेव करने में, और आगे फर्दर हम जब भी कम अक्रॉस दोज वर्ड्स, इट show us these are the words you use in that domain, these are the words you use in that domain, would you like to go ahead with that? So those राइट। tools are very helpful। एंड हाँ, बाकी आपने कहीं नौकरी जाने की बात, इतना तो मैं आपको बोल दूं कि नौकरी हम लोगों की कभी नहीं जा सकती, कभी ना कभी तो फ्री, अगर नौकरी चली भी गई तो मैं फ्रीलांस में भी जा सकते हैं, फ्रीलांस राइट। जॉब्स बहुत हैं। आप घर बैठ के अपना जितना मर्जी डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करो, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप। करेक्ट। देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन, तो जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आप उनमें अपना अकाउंट, पेड अकाउंट ले सकते हो, आपने डॉक्यूमेंट्स लेके ट्रांसलेट करके सबमिट कर सकते हो, एंड यू कैन अर्न। You can also open राइट। your own translation agency. You can also go ahead with your personal institutes, whatever you like. It's not only limited to teaching. It's limited to, it's not only limited, it has various things to do. राइट। एंड आई थिंक मैम ट्रांसलेशन इज एन आर्ट, मुझे लगता है ट्रांसलेशन इज एन आर्ट। ये इसको आप वर्ड Yes. टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई मशीन आएगी तो मशीन वही करेगी जो उसमें डाला, जो ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है, जो भी उसमें है। लेकिन Hmm. ट्रांसलेशन इज एन आर्ट। जैसे अगर एक डॉक्यूमेंट हमें मिलता है, आपको Hmm. मुझे दोनों को मिलता है, तो आपका Hmm. एक डिफरेंट स्टाइल होगा उसको ट्रांसलेट करने का, मेरा एक डिफरेंट स्टाइल होगा, किसी तीसरे Hmm. पर्सन का एक डिफरेंट तरीका होगा उसको ट्रांसलेट करने का, जो डबिंग में भी होता है। कैसे Hmm. डबिंग होती है मूवीज की, तो हर आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से उसको करता है, तो इट इज एन आर्ट। जो कि आपने ट्रांसलेशन इज एन आर्ट, यस इट्स एन आर्ट। तो उसको करने के लिए थॉरो, मतलब कॉन्टेक्स्ट को, डोमेन का पता होना बहुत जरूरी है, किस डोमेन को राइट। आप ट्रांसलेट कर रहे हो। एक एग्जांपल देती हूँ। एक लाइट होती है जिसको हम कहते हैं लाइट, लाइट कितनी तरह की होती है, ट्यूबलाइट राइट। होती है, बल्ब होता है, फॉक्स लाइट होती है, स्मॉल लाइट होती है जो कि हम छोटी लाइट जलाते हैं घर में। जी 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 अच्छा, जी। कितनी लाइट्स हैं, कहाँ लाइट, कौन सी लाइट है, कैसे पता चलेगा जब तक मुझे ये नहीं करेक्ट। पता चलेगा मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। करेक्ट। इसीलिए डोमेन का पता होना, कॉन्टेक्स्ट का पता होना बहुत जरूरी है। बाकी जैसे आपने बोला है कि हर ट्रांसलेटर का अपना एक स्टाइल होता है। एट एंड what is the important thing is what we are conveying, is it the करेक्ट। same as a mirror? Okay, for हम्म। example, you are saying one is going, one person is going, she is going, he is going. राइट। Maybe somewhere only the requirement is going, the requirement is not a राइट। gender. Okay, one करेक्ट। person is going, whether female is going or a man is, male is going, what is important is the going word. So करेक्ट। sometimes the one translator is able to convey the keyword, one translator is able to convey the whole phrase, but what is important is the context. If the client is happy, we are happy, I think we are राइट। fulfilling the client desire, that means everything is okay. राइट। उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। राइट। हाँ जी, ओके। बिल्कुल। करेक्ट। And my next question is, what are the interview rounds and questions, which are usually asked in the interview? ऐसा है कि किसी भी लैंग्वेज के वो करते हैं जब हम, तो उसके कुछ लेवल्स भी होते हैं। राइट, जो इंस्टीट्यूट लोकल होते हैं उनके लेवल्स होते हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कुछ डिग्रीज होती हैं, कुछ डिप्लोमास होते हैं। तो डिपेंड करता है कि किसने कितना लेवल लिया है किसी लैंग्वेज में। एक तो
क्वेश्चन होता है कि आपका कितना लेवल है किसी लैंग्वेज में। दूसरा क्वेश्चन हमेशा आता है कि आप कितने स्किलफुल हो किसी चीज को समझने में। वो आपको कोई टेस्ट भी दे सकते हैं रिटन, आप जिसको ट्रांसलेट करेंगे। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि भी आपको बताना पड़ेगा वो किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, ऑडियो भी हो सकता है। तो जो राउंड्स होते हैं वो किसी तरह से भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लेवल्स हैं, उसी लेवल के हिसाब से ही वो आपको जॉब ऑफर करते हैं। कुछ ऑफर होंगी जॉब्स जो कि फ्रेशर लेवल होगी, सीनियर लेवल राइट। होगी, मैनेजमेंट लेवल होंगी। कुछ जी। होंगी कि हायर मैनेजमेंट लेवल होंगी। कुछ होंगी जैसे कि ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर्स में भी कुछ रोल्स होते हैं। किस लेवल पे की जॉब है और क्या लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट लैंग्वेज का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। ओके। एंड मैम, अगर बात करें हम ट्रांसलेटर की, तो व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड फॉर अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? पिछले 14 सालों से तो मैं ही ट्रांसलेटर हूँ, इंडिया में ही हूँ। एक डेढ़ साल मैं बाहर थी फ्रांस में। उसके बाद मैं इंडिया में ही जॉब कर रही हूँ। तो इंडिया में मैंने जैसे कि बताया, नॉर्थ में मैंने चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, वहाँ मैंने जॉब किया। उसके बाद मैं बैंगलोर में हूँ। मैंने कुछ जैसे कि कुछ शॉर्ट टर्म ट्रांसलेशंस भी करी, प्राइवेट भी किया। तो दैट इज सेपरेट थिंग। आई मीन आप किसी कंट्री में है जहाँ की वो लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए आपके लिए फॉरेन लैंग्वेज है, तो वहां पे आपके अपॉर्चुनिटीज हमेशा ही रहेंगे, बिकॉज आवर्स कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री। एंड हमारी कंट्री में एमएनसीज भी हैं। हमारी कंट्री का दूसरे देशों से बातचीत भी होती रहती है। वो लोग भी आते हैं, हम लोग भी जाते हैं। तो जैसे आएंगे जाएंगे तो भाषा का प्रयोग होगा, तो हमें अपना जॉब तो रहेगा हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। अब बाकी रही फॉरेन कंट्री की बात, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कनाडा का देती हूँ। आजकल सब लोग सोचते हैं एक एग्जाम दो और कनाडा का पीआर मिल जाएगा, चले जाएंगे, मार्क्स लग जाएंगे। ओके, आप यू आर राइट, मे बी आपको पीआर के लिए ठीक है, पर आप क्या लैंग्वेज का यूज कर पाएंगे वहां पे? क्या आपका लेवल है? आप वहां जाके एक पीआर ले लेंगे, आपको मिल जाएगा, आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ आएगी कि आपको जॉब मिल जाएगा। तो कुछ तो लैंग्वेज का बैरियर आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा अगर आपको किसी चीज का नॉलेज चाहिए। आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां जाके अगर आप एज अ बाइलिंगुअल उनकी कंट्री की आप कनाडा में जाते हैं, फ्रेंच और पंजाबी का यूज कर सकते हैं, फ्रेंच और हिंदी का यूज कर सकते हैं, फ्रेंच और इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। देखा जाए तो हम 6 तरह से यूज कर सकते हैं, देखा जाए तो कुछ भी नहीं यूज कर सकते। तो इसलिए आपका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहते हो आप किसी कंट्री में, तो मिल जाएगी, पर आप उनकी कंट्रीज की भाषा के अलावा क्या कोई और फॉरेन लैंग्वेज जानते हो? ठीक है, इंडिया में रह के मैं हिंदी जानती हूँ, पंजाबी जानती हूँ बिकॉज इट्स माय नेटिव, फ्रेंच जानती हूँ बिकॉज इट्स नॉट माय नेटिव। फ्रांस में जाके मैं फ्रेंच जानती थी, इंग्लिश जानती थी, हिंदी जानती थी। उनके लिए फॉरेन लैंग्वेज क्या है? हिंदी, पंजाबी, नॉट फ्रेंच। ठीक, इसीलिए कनाडा में भी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। आप वहां जाते हो, आप जॉब कर सकते हो। शायद मैं जॉब ढूंढूंगी, करूंगी, अगर आपके पास लैंग्वेज है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गो देयर एंड वर्क एज अ बाइलिंगुअल ट्रांसलेटर। राइट। इवन ये सेम थिंग मैंने कई सारे अपने स्टूडेंट्स को भी बोला है कि अगर आप किसी भी ऐसी कंट्री में जा रहे हो, तो आपको अगर एक एडिशनल फॉरेन लैंग्वेज भी आती है, तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा वहां पे, अगर आप इमिग्रेट होते हो या अगर आप वहां रहते हो तो। राइट। हमारे देश में रह के हमें लगता है हिंदी का कोई यूज नहीं है, हमें लगता है पंजाबी का कोई यूज नहीं है, हमें लगता है कन्नड़ा का कोई यूज नहीं है, तेलुगु का कोई यूज नहीं है। ऐसा नहीं है। हम किसी भी कंट्री में जाएंगे, उनकी नेटिव के अलावा क्या तुम्हें कोई और लैंग्वेज आता है जिससे तुम अपना एक प्रोफेशनल ग्रोथ ले सकते हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो? तो इसलिए आपको खुद की भाषा आपकी वहां के लिए फॉरेन है और वहां की भाषा आपके लिए फॉरेन आपके लिए फॉरेन है। एग्जैक्टली। है। मैम, हाउ वाज योर लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस? आपका अब तक जो लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस था वो कैसा था? जैसे कि मैंने बताया, मैंने एक्चुअली मैंने आर्ट स्ट्रीम में 10th के बाद परस्यू किया था। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, मुझे लगा था कुछ मिलता नहीं है, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो +1 +2 में मैंने फ्रेंच लिया था। तो मुझे लगा देखते हैं कि सब 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 डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मैं तो नहीं बन सकती, मेरा मार्क्स इतना अच्छा। तो मेरे को लैंग्वेज अच्छा लगता था, तो इंग्लिश भी बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रेंच करूंगी। मैंने +1 +2 किया तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हुआ। मैंने बैचलर्स GCG 11 विच इज
which is at Chandigarh. वहाँ से मैंने बैचलर्स किया, बैचलर्स इन आर्ट्स एंड बैचलर्स इन फ्रेंच ऑनर्स. In जी. second year, we can take honors. So I opted for honors and I did bachelor's in French honors. तो उसमें मैंने इलेक्टिव फ्रेंच भी किया था. सब कहते थे बीए ही तो किया है, कुछ जॉब नहीं लगेगा, कुछ मुझे भी लगता था कोई नहीं लगेगा, कुछ तो होगा फ्रेंच का. तो मैंने एडिशनल अलियांस फ्रांसेस से मैंने सारे लेवल्स करे, C1 तक किया मैंने. और मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया. मैंने ऑनर्स किया, मैंने बैचलर्स फ्रेंच ऑनर्स किया, फिर मैंने मास्टर्स किया. मास्टर्स के बाद जैसे कि मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैं गई. तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो लर्निंग है बहुत अच्छी रही. शुरुआत में थोड़ा डर लगा, पर इंटरेस्ट डेवलप किया तो इसने मुझे साथ दिया. मैम बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं या मान लीजिए एमबीए करने के लिए जाते हैं. उनको मतलब मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, उन्होंने मुझे यही बोला कि मुझे नहीं पता था कि फॉरेन लैंग्वेज के थ्रू भी आप अपना एक करियर बिल्ड कर सकते हो. अदरवाइज आई वाज गोइंग टू डू दिस इंजीनियरिंग फील्ड, दिस इंजीनियरिंग और एमबीए एंड ऑल. तो आपको क्या लगता है कि एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद जैसे अगर कोई ट्रांसलेटर बनता है तो हाउ मच दैट पर्सन कैन अर्न? ओके, मैं इस चीज के ऊपर एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारे देश के लोग थोड़े से एक ही रास्ता पकड़ लेते हैं. उसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा, उसके बेटे ने ये किया तो मैं भी ये, उसकी बेटी ने ये किया. हमारे पेरेंट्स भी ये रोल बहुत प्ले करते हैं, बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप ये करो क्योंकि हमारी फैमिली में उन्होंने ये किया है. क्या हम अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि आप जो करना चाहते हो वो करो, जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है? तो इसमें क्या है कि लैंग्वेज लर्निंग एक अलग तरह की लर्निंग है. इसमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा. लैंग्वेज है, इतना आपका एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा जितना कि आप जिसके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते. वो लोग अपने आप को डीमोटिवेटेड समझ के सोचते हैं हमारे बीए की कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई जॉब नहीं देगा, एमए की कोई वैल्यू नहीं है. ऐसा नहीं है. अगर आप कुछ बीए एमए करते हो, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं पंजाबी संस्कृत में भी करते हैं, वो भी बहुत अच्छे इंटरप्रेटर्स लगे हुए हैं. तो लैंग्वेज नेवर एंड्स. कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो, तो मैं सिर्फ फ्रेंच पे फोकस नहीं कर रही, मैं सबको कह रही हूँ कोई भी लैंग्वेज आप देखते हो, किसी भी चीज में जाते हो, आप अपना इंटरेस्ट रखते हो तो उसको प्लीज गो अहेड. हमारी फॉरेन कंट्रीज में, देश में यही फर्क है. फॉरेन कंट्रीज में क्या है, वो बच्चों आर्ट करते हैं तो आर्ट में इंटरेस्ट शो करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं डू आर्ट. इंडिया में आर्ट करता है तो कहते हैं यार क्या करेगा ये आर्ट करके, ये कहाँ से पैसे कमाएगा. तो ऐसा नहीं है. हर चीज का कुछ ना कुछ होता है. बच्चों को मोटिवेट कीजिए, जो भी वो करना चाहते हैं. लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं, लेट देम ट्राई. अगर उनसे लैंग्वेज लर्न होती है, आई थिंक स्काई इज द लिमिट. कोई ऐसी बात नहीं है. में जॉब्स हैं, 13-14 साल से तो मैं ही कर रही हूँ जॉब. एंड आई थिंक बाय द गॉड्स ग्रेस आई एम सक्सेसफुल इन माय करियर. और शुरुआत में आपको ये 30-40,000 से जॉब शुरू मिल जाता है इंडिया में. 20-30 से शुरू होता है एंड इट कैन गो अप टू lakhs पर मंथ. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कितना इंटेलिजेंसी है उस लैंग्वेज में, कितना आपका इंटरेस्ट है, आपने क्या क्या फील्ड्स कवर करे हैं. तो ट्रांसलेटर का रोल एक अलग रोल है, टीचिंग रोल अलग है, इंटरप्रिटेशन रोल अलग है. इसमें काफी रोल्स हैं, सब रोल्स. तो लैंग्वेज learning is good. Becoming a good translator is also good, but that all depends upon the interest. Right. आजकल तो मैम इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि it's not about just a language. अगर आपके पास, अगर आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है या कुछ भी, आप किसी भी चीज में अगर आप अच्छे हैं तो उसके थ्रू आप बहुत पैसा कमा सकते हैं. क्योंकि अभी इंटरनेट का टाइम है और अपनी स्किल को, अपनी कला को आप दुनिया तक लेके जा सकते हो इजीली. वो भी बहुत कम पैसों में अपनी सर्विसेज को दे सकते हो. राइट. और तो लैंग्वेज तो अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके थ्रू आप कई सारे सेक्टर्स में काम कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं. We should be thankful to our IT engineers who are working not only in India, United States, and they are in Facebook, everywhere they are working. We should be proud of our Indian culture where we have got so many CEOs of big IT firms now. Correct. So IT has developed so much during this pandemic time. Even without going out, we can earn money by sitting home, working on internet. And language learning is always good. You can teach, you can give lessons, you can do translations, you can simultaneously handle multiple projects. Okay. My last question to you is, ma'am, आपका क्या एडवाइस है उन न्यू लैंग्वेज लर्नर्स के लिए? Okay.
Okay, my advice to the new language learner is this, please attend the classes, come to classes. That is very important. We say, okay, French class is there. Okay, it's a fun class. Yes, it is a fun class. Come have fun, but have fun in the format by speaking, by playing, by role playing. You can talk to each other. You can communicate with each other. You can try speaking different words. You are sitting in a room, please try to explore the words, what is there around you, how you can use in another language. So language learners, please come to the class, that which is very important, and try to follow the lessons. What teacher is every day he or she comes with some preparation. Please attend the classes and follow the lessons, and after that you go home. Once you go home, please revise. It is must, because language, if you one day you do not revise, second day you'll forget. Right. So my एक problem advice is that, yeah. और एक प्रॉब्लम जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स में आजकल देखता हूँ कि उनको एक लैंग्वेज को सीखना है बहुत जल्दी. अगर आप उनको ये बोलो कि नहीं आपका ये लेवल इतने एक साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, सो दे आर लाइक इतना समय लगेगा, हम तो चाह रहे थे कि 4-5 महीने में हो जाए. तो उसमें बहुत हंसी आती है. उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? When we start our English, when do we start? Nursery, ABC. Correct. Are we still learning English, right? Right. Whichever field you go, whether it is medical, non-medical, management. So we are still learning the words in English. We still follow dictionaries. We still learn. So similarly, how can you think that you can learn a foreign language in this many months? It's not possible. जिसका एक वर्ड भी आपको नहीं पता. Yeah, something is important is the level. If you gain some level, you cross some level, okay, you can say that this level is done. Okay, A1, A2, B1, B2, which are definitely make some sense. Okay, now you can go and communicate with someone. Okay. Right. But if I say you go and communicate with the French translator in French, can you communicate? You can't. You can just land in Paris, you can France, and you can talk to a driver, chauffeur. Okay, you want to go to that place? Okay, fine. Bonjour, hello. Okay. And after that, you can say au revoir, bye. Okay. Can you, in the middle, there are many phrases. Can you do that? You can't. So for that, there are some levels. You have to gain those levels. You have to get success in that to reach to some point. And you need patience for that. आपको patience जरूर रखना है. You know, अगर आप language सीखना चाहते हो, उसमें कुछ करना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको interest रखना है, और उसके बाद patience बहुत ज्यादा जरूरी है. Language learning patience is required in every place. Everywhere. Exactly. True. That is true. Yeah. Patience without patience, the hasty things always die. You can't succeed. Right. Absolutely. And thank you so much, ma'am, once again इस हमारे आज के सेशन में आने के लिए. Thank you so much. My pleasure, sir, and thanks for your time too. Okay. Thank you.